अब देखो अपने चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। अपने चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, तो जाहिर सी बात है हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हमें केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पे जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स हमारे पास दो टाइप के आए, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं वो होते हैं इंटर एटॉमिक, और जो वीक बॉन्ड होते हैं वो होते हैं इंटर मोलिकुलर। ठीक है, इंटर मोलिकुलर। ठीक है, इंटर एटॉमिक और इंटर मोलिकुलर ऐसे समझो, देखो दो एटम है, उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, और उन मॉलिक्यूल्स के बीच में आगे फर्दर जो बॉन्डिंग बनेगी वो होंगे वीक बॉन्ड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में हमारे पास कौन से आए, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। यहां पे हमारे जो सबसे ज्यादा काम के होंगे वो होंगे कोवेलेंट बॉन्ड, और इन्हीं के बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, इधर वीक में हमारे पास आए हाइड्रोजन बॉन्ड और वॉन्डर वॉल फोर्सेस। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब हम बारी बारी से इन पे अप्रोच करेंगे, पहले इस वाले पार्ट को खत्म करेंगे फिर इस वाले, यही तो पूरा चैप्टर है अपना। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे आयनिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में, फिर इनके फिर इनके फिर इनके फिर इनके। ठीक है, तो इनके पहले हम आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ने से पहले रीजन जान लेते हैं कि हम केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं, कि केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, तो हम रीजन जान रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ी, है ना। मान लो ये इंटर एटॉमिक है, मतलब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना, तो वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या जरूरत आ गई कि हमें दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनाना पड़ा, है ना। तो वो रीजन पूछ रहे हैं हमने कि ऐसी क्या जरूरत आ गई कि बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये दो एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है। ठीक है, एटम के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव यानी अपने प्रोटॉन्स होते हैं ना, ये न्यूक्लियस लगा लो, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और उसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज अराउंड में इलेक्ट्रॉन है, ये दो एटम है। ठीक है, अब ये दो एटम आपस में हाथ मिला लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, इसी को क्या बोल रहे हैं हम, इंटर एटॉमिक, है ना। ये एक एटम, ये एक एटम, इंटर एटॉमिक, ये बॉन्ड अपना केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इन दोनों को हाथ मिलाना पड़ा, मतलब ये अलग अलग भी तो रह सकते थे। ठीक है, तो ये कुछ दिक्कतें हैं, है ना। देखो मिनिमम एनर्जी एक्वायर करनी है दोनों को। ठीक है, और दूसरा क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करनी है दोनों को। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसके पास भी बहुत एनर्जी है, तो इधर उधर भटक रहा है, इसके पास भी बहुत ज्यादा एनर्जी है और उस एनर्जी के साथ इधर उधर भटक रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है। कुल मिला के दोनों रीजन क्या है, स्टेबिलिटी ना इसके पास है, स्टेबिलिटी ना ही इसके पास है। ठीक है, ना इसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ना इसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का सीधा मतलब क्या होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का सीधा अपना मतलब है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसको थोड़ा और अच्छे से मैं आपको समझा देता हूं। देखो यहां पे इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखो ये हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1 2 3। ठीक है, अब पहली की तरफ देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल में ये अभी अनस्टेबल है, ये वाला क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि इसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अभी इसकी आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, देखो ये 1 और ये कौन सी है 2 और ये है 3, ये 1 ये 2 ये 3, इसकी आउटर मोस्ट है 3 और आउटर मोस्ट में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए 8 होने चाहिए। तो मैं अगर ये बोल दूं कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी को दे, किसी को डोनेट कर दे, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे, मतलब सेकंड में कितने हो जाएंगे 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा, है ना। एक तरीके से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये एक्वायर कर लेगा। हम यही बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, मतलब उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाली देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, यहां पे देख
लेते हैं, शेल देख लेते हैं। ये फर्स्ट वाली शेल है, ये अपनी सेकंड वाली शेल है और ये थर्ड वाली शेल है। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी हुई? थर्ड वाली। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये नोबल गैस है, मतलब ये स्टेबल है, ये बॉन्डिंग नहीं बनाएगी, है ना, ये बॉन्डिंग नहीं बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। ये बॉन्डिंग क्यों बनाएगी? सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम ये वाले देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। तो इसकी आउटर मोस्ट पकड़ते हैं पहले। तो देखो ये फर्स्ट वाली, ये इसकी सेकंड वाली, ये थर्ड वाली। आउटर मोस्ट में कितने हैं? 5 + 2 यानी 7 है। 7 इलेक्ट्रॉन है। होने कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब मैं अगर एक बात बोल दूं कि ये अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, है ना, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले तो इसके 3p5 थे तो 3p6 हो जाएंगे। 6 + 2 मतलब 8 हो जाएंगे, नोबल गैस बन जाएगा, ठीक है। अब हमें थोड़ी सी यहां पे बातें समझ आ रही है कि क्या कर रहे हैं एटम, क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन फालतू है तो किसी को दे देंगे और स्टेबल हो जाएंगे, नोबल गैस, है ना। और क्या है, एक इलेक्ट्रॉन उनके पास कम है तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो स्टेबल हो जाएंगे, नोबल गैस बना देंगे। तो यही घुमा फिरा के सारा बॉन्डिंग का लफड़ा है, ठीक है। वो बाद की बातें आयनिक कोवेलेंट में कि ये कंप्लीटली देंगे या शेयर करेंगे, वो बाद में हम अच्छे से सीख लेंगे। तो सारा लफड़ा अपने को समझ में आ रहा है कि नोबल गैस की तरफ जाने की कोशिश हो रही है, ठीक है। फिर से हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। देखो ये हमारे पास एक एटम है, ये दूसरा एटम है और दोनों के पास भरपूर मात्रा में क्या है? एनर्जी है। इसके पास भी एनर्जी है, इसके पास भी एनर्जी है। ना तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के साथ है और ना ही ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के साथ है। और दोनों को कहां जाना है? नोबल गैस की तरफ जाना है। इसको भी नोबल गैस की तरफ जाना है ना। तो क्या होगा? देखो ये भी अपनी एनर्जी घटाना चाहता है, ये भी एनर्जी घटाना चाहता है। देखो स्टेबिलिटी के साथ एनर्जी का एक रिलेशन आप हमेशा याद रखना कि जब जब एनर्जी कम होगी, जब जब एनर्जी डिक्रीज होगी सिस्टम की, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा इधर से उधर घूमेंगे, अनस्टेबल होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये आएंगे पास में, ये आएंगे पास में, है ना। ये इसकी जरूरतें पूरी करेगा और ये इसकी जरूरतें पूरी करेगा, ठीक है। अब ये पास में आए तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसके इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है और यहां है पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव है, इधर है पॉजिटिव। तो हमें साफ साफ दिख रहा है यहां दो चीजें होंगी। यहां पे हमें अट्रैक्शन भी दिखाई देगा, यहां पे हमें रिपल्शन भी दिखाई देगा। देखो इस एटम के इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन लगा रहे हैं और इस एटम का न्यूक्लियस भी इस एटम के न्यूक्लियस पे रिपल्शन लगा रहे हैं। ये तो बात हो गई अपनी रिपल्शन की। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं किसकी? अट्रैक्शन की। इस एटम का न्यूक्लियस इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और इधर भी सेम है, इस एटम का न्यूक्लियस इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट और रिपल्शन हमने किस बेस पे की? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बेस पे, कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव को रिपेल करेगा, है ना। सिंपल सी, ये तो हमने सिंपल सी बातें की, ठीक है। अब यहां पे हमें सिंपल सी बातें हैं, दो चीजें आ रही है, अट्रैक्शन भी आ रही है और रिपल्शन भी आ रही है। तो बॉन्ड बनने के लिए हमें क्या है? इनको अट्रैक्ट करवाना है। बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए हमें नेट रिजल्ट क्या चाहिए? इनकी अट्रैक्शन चाहिए। तो जाहिर सी बात है जो अट्रैक्शन हुई थी वो रिपल्शन से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जो अट्रैक्शन इन दोनों के बीच हुई वो रिपल्शन से ज्यादा होगी, तभी ये पास आ पाएंगे, बॉन्ड बना पाएंगे, ठीक है। तो नेट रिजल्ट क्या आया? अट्रैक्शन अपनी जीत गई। तो अट्रैक्शन के जीतने से क्या हुआ? इसकी भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई, इसकी भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई। मतलब इनकी एनर्जी, टोटल एनर्जी डिक्रीज हो गई, है ना। बहुत ज्यादा एनर्जी थी, टोटल एनर्जी डिक्रीज हो गई, स्टेबिलिटी आ गई। अब ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया, बॉन्ड बन गया इनके बीच में, ठीक है। दो एटम पास में आए, अट्रैक्ट हुए, एनर्जी हो गई डिक्रीज। अब ये क्या बन चुका है? एक मॉलिक्यूल बन चुका है। मतलब इन दोनों के बीच बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है और ये स्टेबल चीज अपने पास बन चुकी है, ठीक है। अब इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज बताता हूं। देखो
हमने क्या बात की, इस एटम के पास मान लो 10 जूल एनर्जी थी और इस वाले एटम के पास भी कितनी थी, मान लो 10 जूल एनर्जी थी। और हमने बात की कि ये पास में जब आए, इनमें अट्रैक्शन हुई, इनमें बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, तो टोटल एनर्जी डिक्रीज हो गई। टोटल एनर्जी डिक्रीज हो गई मतलब जाहिर सी बात है इन दोनों ने जब बॉन्ड बनाया तो जाहिर सी बात है कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, तभी तो ये डिक्रीज हुई है ना। तो जो मॉलिक्यूल बना, फाइनल मॉलिक्यूल बना, उसके पास क्या है, एनर्जी कम होगी क्योंकि कुछ एनर्जी रिलीज होगी। इसके पास 10 जूल, इसके पास 10 जूल, तो यहां पे लगभग मान लो, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, यहां मॉलिक्यूल के पास सिर्फ है 15 जूल है। मतलब यहां पे मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे 5 स्टार लगा लेना, कि जो ये बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है ना, कि बॉन्ड की फॉर्मेशन हमेशा कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं, इस पे 10 स्टार लगा लेना, कि बॉन्ड की फॉर्मेशन होना हमेशा ही कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब मैं इसको फिर एक भाषा में रिपीट करता हूं कि जब जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तब तब एनर्जी रिलीज होगी। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। तो अपने को बॉन्ड की फॉर्मेशन पता चल गई, क्यों होती है, कैसे होती है, ठीक है। मिनिमम एनर्जी एक्वायर होगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी अपने पास आ गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड का एक दूसरा नाम भी होता है आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड का एक दूसरा नाम भी होता है क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब यहां आयनिक बॉन्ड में देखो, हमने बात की थी कि बॉन्ड बनने में क्या है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा। अब वो इलेक्ट्रॉन का लेन देन किस तरीके से होगा वो हम अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स में देखेंगे। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन या मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, है ना। फिर से वही एग्जांपल है अपना, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला एग्जांपल, ठीक है। देखो मान लो इसको नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन देना था, इसको नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन देना था, और इसको नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना था। तो ये क्या करेगा, ये इसको दे देगा और ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो दोनों आपस में हो जाएंगे स्टेबल, नोबल गैस बिल्कुल, है ना, दोनों को मजा आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे भी, एग्जांपल से मैं समझा देता हूं आपको अच्छे से। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड आखिर बना कैसे, ठीक है। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं किसका, सोडियम क्लोराइड का NaCl का हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या है, सोडियम है जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन है जिसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमने इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। सोडियम की क्या बनेगी, 11, सिंपल क्या, 11 फिल करने 1s2 2s2 2p6 3s1, और क्लोरीन की क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। अब एक बात फिर से वो याद करो, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब पहले सोडियम की आउटर मोस्ट पकड़ लेते हैं। देखो, ये इसकी फर्स्ट शेल है, ये इसकी सेकंड है, ये थर्ड है, और क्लोरीन की फर्स्ट ये, सेकंड ये, और थर्ड ये। तो इसकी आउटर मोस्ट में कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, और इसकी आउटर मोस्ट में 5 + 2 7 आ रहे हैं। तो ना इसके पास 8 है, ना इसके पास 8 है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके पास आउटर मोस्ट में 1 है, तो अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे तो इसका काम बन जाएगा, इसके आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे। और ये देखो, इसके पास कितने हैं, 5 + 2 7 है, तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो इसके 3p6 हो जाएंगे, तो इसके भी आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे। ये भी स्टेबल, आपस में मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ये था सोडियम, ये था क्लोरीन, तो आपस में मिलके बना लेंगे सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यही सिंपली क्या है, अपना आयनिक बॉन्ड है, यही सिंपली क्या है, अपना आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। अब फिर से देखो, सोडियम ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो जाहिर सी बात है सोडियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो उस पे आ जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज। और ये क्या होगा, अपना एक बात याद करो, कंप्लीट ट्रांसफर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीटली दान में दे रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ये वर्ड याद रखना है क्योंकि ये कोवेलेंट में बिल्कुल अलग हो जाएगा। कोवेलेंट में शेयरिंग होती है और यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये ले लिया हमने, मैग्नीशियम ले लिया, ये क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन ले लिया। अब मैग्नीशियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखोगे तो जैसे जैसे सोडियम, इसकी देखो कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत क्या आएगी, इसके लास्ट में S2 आएगा, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ते हैं और क्लोरीन को एक चाहिए, क्लोरीन को एक चाहिए, तो ये एक इसको डोनेट कर देगा, एक इसको डोनेट कर देगा, ऐसे ही बना देगा MgCl2। सेम ऐसे बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे चलेगा। अब देखो हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा, ठीक है, कैसे कैसे आयनिक बॉन्ड बनता है। अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड जल्दी से जल्दी बनता है। मतलब मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो हम बात कर रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी है, ठीक है। तो हम फिर से वही NaCl का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, एक एटम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एटम पे आएगा नेगेटिव चार्ज, है ना। इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। और इस पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां से गेन किया है। जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उस पे पॉजिटिव, जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया उस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो प्रोसेस हुई है, प्रोसेस का मेरा मतलब सीधा सीधा क्या है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज जो आया है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया है और इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, ये अपनी अगर जल्दी से जल्दी हो यानी आसानी से हो तो अपना आयनिक बॉन्ड जल्दी बन जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस अगर जल्दी से जल्दी आसानी से हो बिल्कुल तो अपना बॉन्ड जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इस पे पॉजिटिव चार्ज जल्दी से जल्दी आना चाहिए, मतलब इस वाले पार्ट को क्या है, इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी डोनेट करना है। मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत कम लगनी चाहिए। तो अब आप एक बात याद करो, मजे की बात, कि इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर इसकी लेस आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब कम से कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो उसमें से उतना ही आसान हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालना और उतना ही जल्दी इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिंपल सी बात है। और इधर अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जितना जल्दी इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, उतना जल्दी ये अपना माइनस चार्ज आ जाएगा, है ना। और इसका मतलब क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार बहुत ज्यादा होना चाहिए, है ना। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, हाइयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इतनी बातें अपने को समझ में आती हैं। पॉजिटिव चार्ज यानी कटायन वाले की क्या है, लेस आयनाइजेशन एनर्जी, और इसकी अनायन वाले की हाइयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अब यहां आयनिक बॉन्ड के लिए फेवरेबल कंडीशंस की बात की जा रही है, तो इसी के साथ हम यहां पे एक और पॉइंट कर लेते हैं। देखो, जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग लैटिस बनेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना ज्यादा क्या बनेगा, अपना स्ट्रॉन्ग लैटिस बनेगा, मतलब आयनिक कंपाउंड की उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। अब लैटिस एनर्जी क्या होती है इसके बारे में आप टेंशन मत लो, जब हम अपने ट्रेंड्स वाले सेक्शन में आएंगे वहां पे मैं सब कुछ बता दूंगा लैटिस एनर्जी क्या होती है। यहां पे इसको बस इस तरीके से याद रखना कि जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लैटिस बनेगा और जो आयनिक कंपाउंड बनेगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो आयनिक बॉन्ड्स बने हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो आयनिक बॉन्ड्स बने हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो यहां पे 4 प्रॉपर्टी तो हम सिर्फ इस बेस पे हम कवर कर लेंगे कि आयनिक बॉन्ड्स जब बनते हैं तो उसके बीच में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं। कुल मिला के कहना यह चाह रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से उनके बीच में फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से आयनिक बॉन्ड हार्ड होते हैं। हार्ड मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, क्रिस्टलाइन होते हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई
हाई होता है, सिंपल सी बात है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम आयनिक बॉन्ड्स की प्रॉपर्टी में बात करें किसकी, सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, फिर से इसको हम थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझेंगे। देखो आयनिक बॉन्ड्स में क्या होती है, देखो इधर देखो पोलैरिटी होती है, मतलब एक पे होगा पॉजिटिव चार्ज, एक पे होगा नेगेटिव चार्ज, है ना, ये अपनी पोलैरिटी होती है, पोलर होते हैं। अब मान लो वाटर है, हमारे पास वाटर है, वाटर क्या फॉर्म करेगा, वाटर बनाएगा H+ और OH-, ये पानी तो है H+ OH-, ये सिंपल क्या है, पानी है, और पानी क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है। तो सिंपल से हमें देखने से पता लग रहा है कि पॉजिटिव वाला क्या है, नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव वाला इधर पॉजिटिव के साथ, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि आयनिक जो कंपाउंड होते हैं, आयनिक जो बॉन्ड बने वो एक टाइप से पोलर बॉन्ड होते हैं और वो पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, प्लस माइनस पे चिपकना है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड्स जो बनेंगे, आयनिक कंपाउंड जो बनेंगे वो एक टाइप से पोलर बॉन्ड होंगे, और पोलर होंगे तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही अच्छे से सॉल्युबल हो जाएंगे, जैसे कि वाटर। सिंपल सी बात है, इतनी बातें अपने को समझ आती है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी कंडक्टिविटी की, प्रॉपर्टीज ही चल रही है कि प्रॉपर्टीज क्या है आयनिक कंपाउंड की। कंडक्टिविटी की बात करें तो सॉलिड स्टेट, हम यहां पे दो तरीके से बात करेंगे कि कंडक्टिविटी आयनिक कंपाउंड्स की, एक तो होगी सॉलिड स्टेट में और दूसरी होगी एक्वियस या फ्यूज्ड स्टेट में। अब सॉलिड स्टेट है, नाम से पता लग रहा है सॉलिड ही हो जाएंगे तो आयंस की मूवमेंट ही नहीं होगी, सिंपल सी बात है। देखो स्टेट ही अगर सॉलिड है तो फ्री आयंस ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इधर से उधर मूवमेंट ही नहीं होगी, तो मूवमेंट ही नहीं होगी तो बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है। ठीक है, और इधर एक्वियस सॉल्यूशन की बात करें, एक्वियस कंडीशन की बात करें तो फ्री आयंस हमारे पास अवेलेबल है जो मूवमेंट कर सकते हैं ना, एक्वियस या फ्यूज्ड स्टेट में फ्री आयंस अवेलेबल है जो मूवमेंट कर सकते हैं, इसलिए गुड कंडक्टर है। तो आयनिक जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर हैं और वो एक्वियस या फ्यूज्ड स्टेट में गुड कंडक्टर है ना। इसका सिंपल सा रीजन भी है, यहाँ पे आयंस क्या है, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, फ्री आयंस हमारे पास अवेलेबल है, और इधर जो फ्री आयंस अवेलेबल है वो इधर से उधर मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास कंडीशन कैसी है, एक्वियस कंडीशन है। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे याद रखेंगे कि जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स नॉन डायरेक्शनल होते हैं। अब ये डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल में क्या फर्क है ये हम पढ़ेंगे कहां पे, कोवेलेंट कंपाउंड जब करेंगे तब ये समझ में आएगा अच्छे से कि डायरेक्शनल क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल क्या होता है। ये वहां पे मैं डिफरेंस में आपको बता दूंगा, इसको टेंशन मत लो। ठीक है, तो यहां पे अपना आयनिक बॉन्ड कंप्लीट है, कल हम स्टार्ट करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। ठीक है, देखो यहां पे एक चीज मैं बता दूं कि जो भी ट्रेंड्स आएंगे ना उनकी आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, ये ट्रेंड वो ट्रेंड, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, उनकी टेंशन मत लेना, वो मैं आपके एक बार में ही सारे करवा दूंगा, चाहे आयोनिक है चाहे कोवेलेंट है, कुछ भी है, सारे हम एक बार में ट्रेंड्स पे ट्रेंड्स सारे इकट्ठे कर लेंगे।